नमस्कार। आज हमारे पास एक ऐसी केस फाइल है जो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। इसका शीर्षक है दो जिंदगी, डिटेक्टिव देव केस फाइल्स 27। कहानी एक ऐसे शादीशुदा जोड़े की है जिनकी जिंदगी बाहर से देखने में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, कामयाब, खुशहाल। बिल्कुल, लेकिन उस चमकती हुई सतह के नीचे राज, ब्लैकमेल और कॉर्पोरेट साजिश का एक ऐसा दलदल है जो सब कुछ निगल सकता है। और हमारे पास जो सोर्स है वो खुद डिटेक्टिव देव की केस फाइल है। मतलब हर मोड़, हर सुराग का पूरा ब्यौरा है उसमें। सही। तो आज हम इसी केस की परतों को एक एक करके खोलेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी का सबसे निजी राज एक बहुत खतरनाक कॉर्पोरेट हथियार बन जाता है। और देखिए, इस केस की सबसे दिलचस्प बात यही है, ये सिर्फ एक रिश्ते में धोखे की कहानी नहीं है। नहीं, ये पहचान की कहानी है, डर की कहानी है, और उस डर के बाजार में जो बोली लगती है उसकी कहानी है। यह हमें दिखाता है कि कैसे कॉर्पोरेट दुनिया में किसी की निजी जिंदगी की कमजोरियों को ढूंढकर उन पर हमला किया जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की पहेली का जो पहला टुकड़ा था वो क्या था? देव के पास कौन आया था? देव के पास आती हैं मीरा शर्मा, और जो सबसे अजीब बात है वो खुद एक खोजी पत्रकार है। अच्छा। हाँ, सोचिए, एक महिला जिसका काम ही दूसरों की जिंदगी का सच उजागर करना है, उसे अपने ही घर का सच जानने के लिए एक जासूस की जरूरत पड़ रही है। ये एक बहुत जरूरी पहलू है। मतलब जब मीरा देव के पास आती हैं तो वो सिर्फ एक दुखी पत्नी नहीं है, नहीं, वो एक ट्रेन्ड ऑब्जर्वर हैं। एक पत्रकार होने के नाते उनकी नजर पैटर्न्स को, विसंगतियों को पकड़ने में माहिर है। और उन्होंने क्या नोटिस किया था? मतलब क्या उन्हें किसी अफेयर का शक था? शक तो था, लेकिन उनकी शिकायत वो उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। केस फाइल में उनका बयान दर्ज है। वो कहती हैं, सर वो मुझसे भावनात्मक रूप से कट गए हैं, जैसे कोई दीवार खड़ी हो गई हो। अच्छा। पर जब वो फोन पर किसी से बात करते हैं तो उनकी आवाज में एक अलग ही, एक जिंदा दिली होती है। वो मेरे साथ वो इंसान नहीं है जो वो अकेले में होते हैं। मतलब ये सिर्फ बेवफाई का शक नहीं था, नहीं, ये एक एहसास था कि वो अपने पति की जिंदगी का बस एक हिस्सा देख पा रहे हैं, पूरी सच्चाई नहीं। बिल्कुल। यहीं पर एक आम इंसान और एक पत्रकार का फर्क दिखता है। वो सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सोच रही थीं। सही। वो व्यवहार में बदलाव को एक तरह से डेटा की तरह देख रही थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि कहानी में कोई बहुत बड़ा पेच है। तो आप देव के पास बस एक शक है और एक क्लाइंट। वो शुरू कहाँ से करते हैं? पहला कदम क्या था? पहला कदम टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। हाँ, देव को पहला ठोस सुराग मिलता है आरव मल्होत्रा के फोन से। सुबह के 2:17 पर आया एक मैसेज। क्या था मैसेज में? सिर्फ 4 शब्द, आई मिस लास्ट नाइट, और भेजने वाले का नाम था सिर्फ एक अक्षर, आर। ये तो बहुत फिल्मी लगता है। पर एक मिनट, अगर फोन एन्क्रिप्टेड था तब तो मैसेज नहीं पढ़ा जा सकता था। तो देव ने ये कैसे किया? यही तो जासूसी का कमाल है। आप ऐसे सोचिए कि एक चिट्ठी एक बंद लिफाफे में है। आप अंदर क्या लिखा है वो नहीं पढ़ सकते, वो हो गया एन्क्रिप्शन। हाँ। लेकिन लिफाफे के ऊपर स्टैम्प कहाँ का है, किस पते पर जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। वो है मेटा डेटा। अच्छा। देव ने मैसेज के अंदर क्या है वो नहीं पढ़ा। उसने बस ये पता लगाया कि वो मैसेज किस मोबाइल टावर के पास से भेजा गया था। वाह, मतलब चिट्ठी नहीं पढ़ी, बस लिफाफे का पता पढ़ लिया। तो क्या लोकेशन मिली? लोकेशन मिली शहर के एक बुटीक होटल द सिल्वर मैपल की। अब देव के पास एक जड़ा थी, एक ठिकाना था। और इसके बाद उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया। ऑपरेशन सिर्फ पीछा करने से ज्यादा कुछ? बहुत ज्यादा। ये एक 72 घंटे का पूरा निगरानी ऑपरेशन था। अच्छा। होटल के आसपास छिपे हुए कैमरे, आरव की कैब में जीपीएस ट्रैकर और उसके क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट्स पर भी नजर रखी जा रही थी। और इसी ऑपरेशन के दौरान जो सामने आया उसने केस का रुख ही मोड़ दिया। क्या मिला? आरव होटल के कमरा नंबर 407 में जाता है, लेकिन वहां कोई महिला नहीं थी। तो वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम था राघव सेठी। अच्छा, तो अफेयर का शक तो सही था, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट था। पर ये राघव सेठी था कौन? क्या वो सिर्फ आरव का प्रेमी था? नहीं, यहीं पर मामला और गहरा हो जाता है। राघव की बैकग्राउंड जान से पता चला कि वो आरव की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कॉर्पोरेट फर्म के लिए एक फ्रीलांस कंसल्टेंट के तौर पर काम करता था। क्या? हाँ,
और जैसे ही ये कनेक्शन सामने आया, देव समझ गए कि ये सिर्फ एक गुप्त रिश्ते का मामला नहीं है। ये तो एक परिकल्पित हनी ट्रैप ऑपरेशन की तरह लग रहा था। बिल्कुल। पर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। हनी ट्रैप तो मैंने सुना है, लेकिन आमतौर पे उसमें एक महिला नहीं, हनी ट्रैप का लिंक से कोई लेना देना नहीं है। इसका सीधा मकसद है भरोसे का इस्तेमाल करके किसी को फंसाना और फिर उस जानकारी को एक हथियार बनाना। अच्छा। यहाँ राघव का काम सिर्फ आरव के करीब आना था और ऐसे सबूत इकट्ठा करना था जिन्हें बाद में ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बाप रे, मतलब जो मामला एक निजी बेवफाई का लग रहा था, वो अचानक कॉर्पोरेट जासूसी का रूप ले चुका था। और दांव बहुत ऊंचे हो गए थे। तो अब देव के पास सबूत थे। इसके बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने सीधे आरव से बात की? नहीं, देव ने सबूत मीरा को दिए। आखिरकार केस तो उनका था। और मीरा ने आरव का सामना किया। आप सोचिए उस कमरे में क्या माहौल होगा। सालों का भरोसा, एक परफेक्ट शादी का दिखावा, सब कुछ एक पल में बिखरने वाला था। हाँ, और आरव टूट गया। उसने 2 बातें कबूल की। पहली, जिसने उनके रिश्ते की नींव हिला दी, हाँ, मैं गे हूं। एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं। ये सिर्फ बेवफाई का कबूलनामा नहीं था। नहीं, ये सालों से, शायद अपनी पूरी जिंदगी से छुपाई गई एक पहचान का सच था। बिल्कुल। एक ऐसा सच जिसे समाज के डर से, उसने दुनिया से और शायद खुद से भी छिपा कर रखा था। बिल्कुल। और इसी डर ने उसे और भी ज्यादा कमजोर बना दिया था, क्योंकि उसका दूसरा कबूलनामा इससे भी ज्यादा खतरनाक था। वो क्या था? उसने कहा, आर राघव मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? किस लिए? राघव ने होटल के कमरे में छिपे हुए कैमरों से आरव और अपने कुछ वीडियो बना लिए थे। ओहो। और उन वीडियो के बदले वो 50 लाख रुपए मांग रहा था। धमकी ये थी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो ये वीडियो पब्लिक कर देगा, जिससे आरव की सामाजिक और पेशेवर प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, यही डिटेक्टिव देव का अनुभव काम आता है। केस फाइल में उनके नोट्स हैं, जहां वो लिखते हैं कि ब्लैकमेल के पीछे आमतौर पर 3 मकसद होते हैं। क्या? पहला, सीधा सीधा पैसा। दूसरा, निजी बदला। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक होता है, कॉर्पोरेट साजिश। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि राघव सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए सब कर रहा हो, मतलब कॉर्पोरेट कनेक्शन बस एक इत्तेफाक हो। अच्छा सवाल है, और शुरू में ऐसा लग भी सकता था। लेकिन जब देव की टीम ने राघव के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स खंगाले तो कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। क्या मिला? राघव को पिछले कुछ महीनों से नियमित रूप से एक शेल कंपनी से पैसे मिल रहे थे। शेल कंपनी? ये क्या होती है? मतलब कागज पर एक कंपनी जिसका असल में कोई काम धंधा नहीं होता। उसका एकमात्र मकसद होता है पैसे को इधर से उधर घुमाना, ताकि असली सोर्स का पता ना चले। और जब उस शेल कंपनी के मालिक का पता लगाया गया तो कौन निकला? आरव का सबसे बड़ा बिजनेस कॉम्पिटिटर। अरे बाप रे, तो पूरा प्लान मतलब पहले से तय था। बिल्कुल, प्लान बहुत साफ था। आरव की निजी कमजोरी का पता लगाओ, उसे हनी ट्रैप में फंसाओ, सबूत बनाओ और फिर एक व्यक्तिगत स्कैंडल खड़ा करो। हाँ, ठीक उस वक्त जब आरव की कंपनी एक बड़े इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने वाली थी। उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दो, कंपनी के शेयर गिरा दो और कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लो। ये चरित्र हनन का एक सोचा समझा हमला था। ये कितना डरावना है। मतलब किसी इंसान का निजी सच, उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन बाजार में बिकने वाली चीज बन गई, एक हथियार। और यही इस केस का सबसे अहम सबक है। ब्लैकमेलर की ताकत पीड़ित के राज में नहीं होती, उसके डर में होती है। समाज का डर, बदनामी का डर। हाँ, सच सामने आने का डर। अगर आरव एक ऐसे समाज में होता जहां उसकी पहचान को लेकर कोई कलंक नहीं होता, तो शायद ये ब्लैकमेल इतना असरदार ही न होता। हथियार की धार पीड़ित के डर से ही तेज होती है। बिल्कुल। तो अब देव के पास सारे टुकड़े हैं, ब्लैकमेलर, उसका मकसद और पर्दे के पीछे का खिलाड़ी। लेकिन सिर्फ शक से तो कुछ साबित नहीं होता। नहीं, उन्हें अब सबूत चाहिए कि वो भी रंगे हाथ हों। और यहीं पर देव की प्लानिंग काम आती है। उसने सिर्फ इंतजार नहीं किया, उसने एक जाल बिछाया। कैसा जाल? देव ने आरव से राघव को फोन करवाया। आरव ने कहा कि वो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन पूरी रकम कैश में देगा। अच्छा। और मिलने की जगह तय हुई शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम। ये तो किसी फिल्म जैसा सीन लग रहा है ही। देव की टीम ने पहले ही वहां पहुंचकर ऑडियो रिकॉर्डर और कैमरे छिपा दिए थे। राघव पैसे लेने आता है, आरव उसे पैसों का बैग दिखाता है और बातचीत के दौरान आरव उससे पूछता है कि वो ये क्यों कर रहा है। और राघव जाल में फंस जाता है। हाँ, वो कबूल कर लेता है। कहता है, हाँ, मुझे इस काम के लिए रखा गया था, तुम्हारा राज उनका हथियार है। ये कबूलनामा केस का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई। नहीं। उसी पल एक और महंगी कार उस गोदाम में आती है।
और उसमें से कौन उतरता है? आरब का कॉर्पोरेट प्रतिद्वंदी। वो खुद ये तसल्ली करने आया था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। ये तो अहंकार है। अक्सर बड़े अपराधी अपने इसी अति आत्मविश्वास की वजह से पकड़े जाते हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि वो कानून से ऊपर हैं। फिर क्या हुआ? माहौल एकदम से हिंसक हो जाता है। प्रतिद्वंदी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो बंदूक निकाल लेता है। अरे! छीना झपटी होती है और उसी अफरा तफरी में एक गोली चलती है जो राघव को घायल कर देती है। लेकिन देव हमेशा एक कदम आगे थे ना? हमेशा। उन्होंने जाल बिछाने से पहले ही स्थानीय पुलिस को एक गुमनाम सूचना दे दी थी। अच्छा। कि इस गोदाम में एक संदिग्ध डील होने वाली है। जैसे ही गोली की आवाज गूंजती है, पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है। वाह! मतलब प्रतिद्वंदी को भागने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। राघव का रिकॉर्डेड कबूलनामा, मौके पर प्रतिद्वंदी की मौजूदगी, हथियार, सारे सबूत सुरक्षित कर लिए जाते हैं। ब्लैकमेलिंग का पूरा नेटवर्क सबके सामने आ जाता है। देव ने सिर्फ केस नहीं सुलझाया, उन्होंने पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। केस तो सुलझ गया, लेकिन उन लोगों की जिंदगी का क्या हुआ जो इसमें फंसे थे? आरव और मीरा का क्या हुआ? केस खत्म होने के कुछ हफ्तों बाद आरव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान स्वीकार करता है। मैं गे हूं। ये एक बहुत ही साहसी कदम था और एक बहुत ही समझदारी भरा कदम भी। उस एक पल में उसने ब्लैकमेलर के हाथ से उसका सबसे बड़ा और एकमात्र हथियार छीन लिया। सही। जो सच अब तक उसकी कमजोरी थी, अब वो दुनिया के सामने था। अब छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसका सच अब उसका कवच बन गया था, उसकी कमजोरी नहीं। और मीरा तलाक के लिए अर्जी देती है। उनका रिश्ता धोखे और टूटे हुए भरोसे पर बना था, जो अब टिक नहीं सकता था। जाहिर है। लेकिन केस फाइल के आखिर में देव और मीरा के बीच हुई एक छोटी सी बातचीत का जिक्र है। अच्छा। जाते जाते मीरा देव से कहती है, देव सर, सच तक पहुंचने के लिए कभी कभी दिल टूटना जरूरी होता है। ये बहुत गहरी बात है। मतलब सच जानना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन शायद झूठ में जीने से बेहतर है। हाँ, और इस पर देव का जवाब, वो इस पूरे केस का सार है। क्या कहा उन्होंने? देव कहते हैं, सच से भागने वाले लोग ही अक्सर दूसरों को उसे हथियार बनाने का मौका देते हैं। वाह! जब तक आरव अपनी सच्चाई से भागता रहा, वो एक शिकार था, कमजोर था। और जिस पल उसने सच को अपनाया, उसने सारी ताकत वापस अपने हाथों में ले ली। बिल्कुल। ये दोनों लाइनें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। एक तरफ सच का सामना करने की हिम्मत, और दूसरी तरफ अपनी पहचान को छुपाने के खतरों के बारे में एक चेतावनी। तो इस केस फाइल की गहराइयों से हमने क्या समझा? ये कहानी एक साधारण घरेलू शक के तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन कॉर्पोरेट जासूसी, ब्लैकमेल और आखिर में आत्मस्वीकृति की एक बेहद जटिल और भावनात्मक कहानी में बदल गई। और ये हमें ये भी दिखाता है कि हमारी निजी और पेशेवर जिंदगी कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। जो हम सोचते हैं कि हमारी चारदीवारी का राज है, वो कब हमारी पेशेवर दुनिया में एक बवंडर ला सकता है, हमें पता भी नहीं चलता। ये केस वाकई सोचने पे मजबूर करता है। और ये आज के दौर में एक बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़ा करता है। इस डिजिटल दुनिया में, जहां हमारी जिंदगी का हर पल रिकॉर्ड हो सकता है, जहां हमारी बातचीत, हमारी तस्वीरें, सब डेटा बन चुका है, कितने निजी राज किसी और के लिए हथियार बनने से सिर्फ एक क्लिक दूर हैं? और अपनी असलियत को छुपाने की असली कीमत क्या होती है, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना चाहिए।